Hello everyone, welcome back to another lecture of motion in a plane. That is lecture नंबर 5th। तो आज मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 5th लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या देखा था। हमने देखा था पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर मैंने आपको वहां पे बताया था, जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को दिखा उसको हम बोलते थे पोजीशन वेक्टर। फिर उससे ही डिफाइन हुआ था अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके बाद हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन टू डायमेंशन के केस में हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज के लेक्चर में उसके आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे। तो उसके आगे के टॉपिक्स में आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको टेक्स्ट बुक में प्रोजेक्टाइल मोशन करके हेडिंग दिया है, तो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से समझेंगे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर कितने टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो दो टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन है, बहुत लोगों को पता होगा। पहला होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो आज के लेक्चर में तो होगा अपना ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। उसके बाद हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे मैं टॉपिक लिखते चलता हूँ। टूडेज लेक्चर्स टॉपिक्स। तो आज हम कुछ ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहले देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या उसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, कितने टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। तो आपके सिलेबस में 2 प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया गया है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें 2 टाइप्स दिया है। पहला है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो आज के लेक्चर में क्या देखेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, और इसके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको शायद 1 डायमेंशन के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने आता होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखेंगे। फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर इसके बाद देखेंगे मैक्सिमम हाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये सब किस में चलेगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के ऊपर पहले समझेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे। तो ये मैक्सिमम हाइट जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, एक रेंज होता है हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, जैसे किसी बॉम्ब का एक रेंज होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसको फेंका जाए तो कितनी दूर जाके गिरेगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम डिराइव करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट हम देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो आज हम इतने सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तो अगले लेक्चर में होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपने अलग अलग एग्जाम्पल देखा, मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन देखा होगा। एक लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। अब ये है एक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है तो उस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब एनीथिंग एनीथिंग थ्रोन anything thrown under the influence of gravity, influence of gravity,
ग्रेविटी के अंडर अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो जो वो मोशन परफॉर्म होगा उसको ही हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे यहाँ पे 2 डायमेंशन के हिसाब से, जैसे यहाँ पे ये ले लिया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो मान लो अगर इस पॉइंट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया, इस पॉइंट से मान लो एक बॉल को फेंका गया तो वो जाके नीचे ऐसे गिरेगा, राइट, ऐसा ही होगा। अगर किसी बॉल को आप ऐसे सीधा ऐसे फेंकोगे तो क्या होगा, उसका जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसे कर्व पाथ हो जाएगा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकेंगे कैसे कि वो जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ कैसा थीटा एंगल बनाए, थीटा एंगल, और जो इसका स्पीड मान लो यू है, तो ये जो मोशन है इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब ये 2D के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर फेंके और वो सेम हाइट से फिर नीचे आ गया, मतलब एक पार्टिकल है वो ऊपर गया और वो सेम हाइट से नीचे आ गया, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, राइट या फिर रॉन्ग? आप सोच के बताओ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या मैं बोला, इफ अ पार्टिकल गो अप एंड देन डाउन, और कोई पार्टिकल ऊपर गया उसके पास और डाउन आया, तो यहाँ पे दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई पार्टिकल ऊपर गया और वो सेम हाइट से क्या हुआ, नीचे आ गया, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा? तो क्या लगता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, क्योंकि डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, एनीथिंग थ्रोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस तो उस पर होगा, मतलब 1 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल भी पॉसिबल है और 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल भी पॉसिबल है। कंडीशन ये होगा कि हम किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को फेंकें। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम सीधा ऊपर फेंकेंगे तो वो 1 डायमेंशन के ऊपर बात आ जाएगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से फेंका जाए तो वहाँ पे 2 डायमेंशन के हिसाब से बात होगा। तो अगर कोई पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आ गया तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। मान लो ये पार्टिकल है, ये ऊपर गया और सम हाइट से फिर क्या हुआ, नीचे आ गया, ग्राउंड पे आ गया, ये क्या ग्राउंड, ऊपर गया फिर ये नीचे आ गया, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। दिस इज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है, बट इट इज 1D 1 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल, ये 1 डायमेंशन वाला प्रोजेक्टाइल है। तो ऐसा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों के लिए डिफाइन हो सकता है। तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, हम नोट करके क्या लिख सकते हैं कि 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, मतलब 1D एंड 2D बोथ प्रोजेक्टाइल पॉसिबल, दोनों प्रोजेक्टाइल पॉसिबल होंगे। अब वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, हम उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से फेंके हैं या फिर ऑब्जेक्ट का मोशन है वो किस तरीके से हुआ है। अब देखो, जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बात करते हैं तो वहाँ पे जो एयर का रेजिस्टेंस होता है वो हम इग्नोर करते हैं। जितने भी, जैसे न्यूटन्स का जितना भी इक्वेशन है, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, वो कब वैलिड होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो वहाँ पे न्यूटन्स का इक्वेशन हम नहीं लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बात करते हैं तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं।
तो आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ पता चला होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को ग्रेविटी के अंडर में हम फेंके या फिर कोई किसी का भी मोशन अगर ग्रेविटी के अंडर में हो रहा है तो उस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर उसके बाद मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, फिर इससे ये पता चला अपने को कि 1 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल भी पॉसिबल है और 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल भी पॉसिबल है। और जब प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बात करेंगे तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करेंगे। ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपको पता चल गया प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। अब देखते कितने टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 टाइप्स से मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो पहला टाइप्स मैंने वहाँ पे क्या बताया था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो पहले इसका नाम देखो क्या है ऑब्लिक। तो ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, ऑब्लिक का मतलब होता है स्लैंट। स्लैंट मतलब कुछ एंगल से उसको फेंका गया होगा, मतलब वो सीधा नहीं रहेगा, कुछ एंगल पे होगा। तो ऑब्लिक का मतलब होता है स्लैंट, ठीक है। यानी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से फेंका जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से फेंकेंगे और अगर वो ऑब्जेक्ट कर्व पाथ फॉलो कर ले तो उस मोशन को हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या बोला मैंने, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से फेंका गया हो और वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा पाथ फॉलो कर ले, कर्व पाथ फॉलो कर ले, तो जो वहाँ पे मोशन होगा उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो इसका डेफिनेशन भी मैं लिखते चलता हूँ। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रो, यहाँ पे पहले ऊपर लिखता हूँ, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या है, एक टाइप है प्रोजेक्टाइल का। इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन दैट ओकर्स। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है, एक टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कि ओकर्स होता है व्हेन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे फेंका गया होगा। डेट ओकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट when an object is launched with some angle, कुछ एंगल के साथ उसको फेंका गया हो, रिजल्टिंग इन कर्व पाथ, उसका जो पाथ है वो कैसा हो जाए, कर्व हो जाए, कर्व पाथ। तो उस मोशन को एक्चुअली हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इतना बड़ा डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से फेंका गया हो और इस तरीके से कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो जो मोशन परफॉर्म करे वो कैसा हो जाए, कर्व पाथ जैसा उसका मोशन हो जाए, तो उस मोशन को बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक का मतलब ही होता है स्लैंट मतलब कुछ एंगल पे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ डिफाइन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये डायग्राम मैं बहुत बार बनाऊंगा इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो अब यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, उसको किसी एंगल से फेंका गया हो, मान लो यहाँ से फेंके और ये यहाँ जाके गिर गया। और ख़ास बात ये होता है जो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है वो ग्राउंड टू ग्राउंड होता है, और जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है वो ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं होता। वो क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कुछ हाइट पे है और वहाँ से अगर कोई चीज़ को फेंके तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। डीप में कॉन्सेप्ट उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी क्या चल रहा है अपना ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड होता है, मतलब जो फेंकने वाला है वो भी ग्राउंड पे रहेगा और जो बॉल है वो जाके ग्राउंड पे गिरेगा। तो इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड। इसको हम डिफाइन ऐसा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका गया ग्राउंड से, जाके वो ग्राउंड पे गिरा, जाके नीचे गिरा। अब देखो यहाँ पे होगा क्या,
ये ऑब्जेक्ट को मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, इस तरीके से मान लो इसका इनिशियल स्पीड बोल दो u है, और जो ये एंगल है वो क्या बना, एक्स एक्सिस, ये क्या पहले तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इतना तो पता ही है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो ये u है वो कितना एंगल बना रहा है, मान लो वो एंगल थीटा बना रहा है। तो अब फिर यहाँ पे होगा क्या, अब याद करो आप, मैं आपको मैथमेटिकल मेथड्स के लेक्चर नंबर 4 में बताया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो बहुत लोग को याद होगा, वहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर को ब्रेक कर देना। तो उसमें ही मैंने आगे आपको लेक्चर में बीच में बताया था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी ये आपको क्या दिख रहा है, एक वेक्टर दिख रहा है, तो इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स का मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस पे किस तरीके से मतलब उसका वो होगा। तो देखो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगी, ये तो ये हो जाएगा इसका कंपोनेंट u का। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पे है तो इसको बोलते हैं यू एक्स, u था, u का कंपोनेंट है ना, ये क्या u का कंपोनेंट है, तो ये इसको बोलेंगे यू एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लिए डिफाइन है। तो यू एक्स क्या होता है, u cos थीटा, जहाँ थीटा होता है, जो थीटा होता है उसके साथ जो एक्सिस होता है वो क्या हो जाता है, यू cos थीटा। आप ऐसे भी यहाँ पे इसको प्रूफ कर सकते हो, यू एक्स यू cos थीटा क्यों है। अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा में cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ, तो cos थीटा क्या हो जाता है, ओ ए बाई एच, यही होता है। तो ए क्या है यहाँ पे, इसके अपोजिट तो ये होगा, अब ए क्या है यहाँ पे, यू एक्स है एज, और हाइपोटेनस क्या है ये, तो ये क्या है u, तो cos थीटा। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यू एक्स विच इज इक्वल टू यू cos थीटा, ये हो जाएगा u cos थीटा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यू एक्स विच इज इक्वल टू यू cos थीटा। तो आई होप आपको पता चला होगा यहाँ पे मैंने कैसे लिखा। वैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि थीटा जिस एक्सिस के साथ होता है उस एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है वो यू cos थीटा हो जाता है, और जो रिमेनिंग बचा वो हो जाता है यू sin थीटा। तो ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, इसको हम बोलेंगे यू वाई विच इज इक्वल टू यू sin थीटा, ये हो जाएगा यू sin थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा यू cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा है क्या, थीटा को अगर मैं अच्छे से लिखना चाहूँ, पहले यहाँ पे इसको यहाँ लिखता हूँ, ये क्या है एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, थीटा है क्या अपना ये एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधा, ये क्या है हॉरिजॉन्टल, तो ये थीटा है वो क्या है एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा है एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है। इसके बाद जो u है, u को मैंने क्या बोला, स्पीड बोला, इनिशियल स्पीड। तो u क्या है अपना इनिशियल स्पीड बोलो या फिर प्रोजेक्शन स्पीड, जिस स्पीड से उस ऑब्जेक्ट को क्या हुआ फेंका गया हो। तो मान लो मैंने इसको बोल दिया प्रोजेक्शन स्पीड बोलो, या फिर इसको बोल सकते हैं हम इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी बोलना चाहो वो भी बोलो चलेगा यहाँ पे। तो इनिशियल स्पीड या फिर प्रोजेक्शन स्पीड बोल दो, प्रोजेक्शन स्पीड। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को, अब इमेजिन करो इस ऑब्जेक्ट को, मान लो एक यहाँ पे बॉल था, मान लो ये बॉल है, तो इस बॉल को ऐसे फेंका गया, तो यहाँ पे ग्रेविटी कौन सा लगेगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगा। तो मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो ग्रेविटी है वो वाई एक्सिस में लग रहा है, एक्स एक्सिस में कोई भी ग्रेविटी नहीं लगेगा। तो ग्रेविटी होता क्या है, एक्सेलरेशन ही होता है। तो ऐसा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं लगेगा। और वाई एक्सिस में का क्या होगा, ग्रेविटी लगेगा। अगर ग्रेविटी लगेगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन तो चेंज होगा, मतलब वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन होता है और एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन वहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए एक्स क्या होगा, जीरो, ए एक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन है अरे बाय वन एक्सिस, बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वाला ये क्या है एक्सेलरेशन। तो इसको मैं बोल दिया ए एक्स क्या है जीरो, इतना तो पता चला ये क्या है जीरो है।
आप देखो अगर कहीं भी एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, तो उसका वहाँ पे वेलोसिटी के साथ क्या होता है, अगर कहीं भी एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो वहाँ पे अगर एक्सेलरेशन हम नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी नॉट चेंजेस। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डेट्स वाई वेलोसिटी वेलोसिटी नॉट चेंजेस, या फिर वेलोसिटी नॉट चेंज। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि रिमेंस कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में है क्या, ये वाला कंपोनेंट है यू एक्स। तो यू एक्स यू विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, क्या है यू एक्स विच इज इक्वल टू यू एक्स विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यही है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो ये अपना यू एक्स है ये हमेशा यू एक्स कॉस यू एक्स है, ये हमेशा यू कॉस थीटा रहेगा। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट। जो अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए यहाँ पे जो यू एक्स है वो हमेशा यू कॉस थीटा रहेगा, कहीं भी कोई सा भी केस ले लो। और जो अपना वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है क्या, यू साइन थीटा, वो चेंज होते रहेगा। अब इसी के कारण यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है। अब देखो ये है हाईएस्ट पॉइंट, पहले इसको अच्छे से लिख लूँ। ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है तो उस मोशन में एक हाईएस्ट पॉइंट तो आया ही होगा। तो मान लो ये है हाईएस्ट पॉइंट। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे मान लो ये क्या था, अपना हाईएस्ट पॉइंट, जिसको मैंने बोल दिया ए। ये हाईएस्ट पॉइंट, पहले यहाँ पे लिखता हूँ, ये अपना हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है। आपको नहीं पता होगा कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है। अब यहाँ पे आप पूछोगे कौन सा वेलोसिटी, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी कि वाई एक्सिस का वेलोसिटी, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है। लेकिन कौन सा, वर्टिकल वाला वेलोसिटी। वर्टिकल वाला वेलोसिटी मतलब वाई एक्सिस का वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊँगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है, वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो। जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो। इसका मतलब बोल सकते हैं जो वी वाई है ना वर्टिकल वेलोसिटी, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ऐसा बोलना भी सही है, वाई वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीजन भी सुन लो ताकि आपको और दिन तक याद रहे। तो वी वाई क्या है, जीरो है। अब मैं कैसे बोल दिया कि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा। तो अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा क्या, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, फिर उसका जो डायरेक्शन वेलोसिटी का इस तरीके से आगे की तरफ, फिर उसी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, फिर उसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी उसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बट जो हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, राइट, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या है, सिर्फ एक एक्सिस के इक्वल है, एक्स एक्सिस के जैसा है। जैसा ये एक्स एक्सिस है वैसा ये एक्स एक्सिस है। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो अगर थीटा जीरो हो गया तो किसको अफेक्ट ज़्यादा होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाईएस्ट पॉइंट पर थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। थीटा जीरो हो गया तो अब यहाँ पे देखो यू एक्स में अगर यहाँ पे थीटा जीरो रखेंगे तो यू कॉस थीटा जीरो, तो यू कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। और यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वन होगा तो ये यू हो जाएगा, तो इसको भूल जाओ। अब यू साइन थीटा, अगर साइन में अगर जीरो हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे जो ये क्या है यू वाई, तो यहाँ हो जाएगा वी वाई,
वी हो जाएगा। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो, क्योंकि कि जो टेंजेंट यहाँ जो एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री बना रहा है। तो अगर वो जीरो को यहाँ साइन में पुट करेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो। इसका मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी है इस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप आपको पता चला होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होता है। कौन सा, वर्टिकल वाला वेलोसिटी। अगर आपसे कोई पूछे इज एट दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी जीरो, तो आप बोलना कि नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। कौन सा वेलोसिटी जीरो होता है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होता है। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो वैसे का वैसे ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो वहाँ कांस्टेंट है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो रिमेंस कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वाई वाला, ये तो हो गया जीरो। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पे बचा क्या, ये वाला वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी होगा ये वो u cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा वो u cos थीटा होगा इस हाईएस्ट पॉइंट पर। तो आई होप आपको भी पता चला होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ऑब्लिक का मतलब होता है स्लैंट। स्लैंट मतलब कुछ एंगल पे, कुछ एंगल पे कहने का मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंका गया हो और इस तरीके से फेंका गया हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कर्व पाथ फॉलो कर ले, तो उस मोशन को, उस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्पेशली नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से डेफिनेशन लिख दिया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है वो ग्राउंड टू ग्राउंड होता है। मतलब जो फेंकने वाला है वो ग्राउंड पे खड़े रहता है और जो बॉल है वो ग्राउंड पे गिरेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम इसका बनेगा। तो थीटा मैंने क्या बोला, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। जो थीटा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, और जो यू है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन स्पीड या फिर इनिशियल स्पीड। और एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जीरो। डेट्स वाई जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट हो जाता है एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का जो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यू एक्स विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। फिर इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जैसा था वैसा ही रह जाता है। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, यू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा मैंने लिखा, अब लिख दिया, तो यू कॉस थीटा है। अब इसके हिसाब से एक हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पे देखता हूँ आपको कितना आता है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको ट्राई करना। तो ये एकदम अच्छे से मैंने बता दिया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है क्या। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको अपने मन से क्वेश्चन देता हूँ। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल at its maximum heights, its maximum height hey, is half of its initial speed, initial speed. The angle of projection निकालना होगा इसमें। the angle of projection क्या होगा, the angle of projection is क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने क्या दिया आपको, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब थीटा निकालना है, वो क्या होगा। तो आप ऑप्शन ले सकते हो, फिर आप इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करना। थीटा निकालना है तो मान लो मैंने पहले दिया 60 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, सी ले लो 30 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो आप बताना आप इसका आंसर निकाल के। तो वीडियो को पॉज करो और इसका सॉल्यूशन खुद से ट्राई करो। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा, नहीं ट्राई किया तो यहाँ पे आप देखो। तो क्या है, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का बात चल रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर मतलब डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक डायग्राम हुआ। अब यहाँ पे जो स्पीड है, शुरुआत का जो स्पीड होता है इसको मान लो मैंने बोल दिया u, इनिशियल स्पीड u है। अब मैक्सिमम हाइट मतलब इस मैक्सिमम पॉइंट पर जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड का क्या है, हाफ है।
जो इनिशियल स्पीड का क्या है, जो हाफ है मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ पे जो स्पीड है क्या है, u/2 है, हाफ है। तो बोल रहा थी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो आप इसको आप कैसे कर सकते हो। तो आई होप बहुत लोगों ने किया होगा। तो देखो ये मैंने आपको बताया ना अभी, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल, यहाँ वर्टिकल मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कौन सा होगा, सिर्फ एक होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो v विच इज इक्वल टू u cos थीटा होगा। ये तो मैंने आपको बताया। तो आप देखो इस पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी है वो u cos थीटा है, और यहाँ पे ये गिवन दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो u cos थीटा है वो किसके इक्वल है, u/2 के, u/2 के। तो अब यहाँ पे आप पता चलेगा अब क्या होगा, इससे ये कैंसल, बचा क्या, cos थीटा विच इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा विच इज इक्वल टू 1/2। अब cos थीटा 1/2 है, तो थीटा का ऐसा क्या वैल्यू हो कि इसका आंसर 1/2 आए। तो cos थीटा हाफ है, इसका मतलब जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि जो cos 60 डिग्री होता है वही क्या होता है, 1/2। तो इसका मतलब ये अपना करेक्ट आंसर ये हुआ। तो आई होप बहुत लोगों का ये सही होगा, नहीं भी सही हुआ तो आप देख सकते हो मैंने कैसे किया। तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, मैंने आपको अपने मन से क्वेश्चन दिया, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था जो एक्स एक्सिस होता है उसमें क्या होता है, जो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। तो उसके कारण अभी देखते हैं न्यूटन्स का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो रिजल्ट क्या आता है उसको देखते हैं अभी। तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो ये मैंने डायग्राम बनाया, एक ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से फेंका गया, जिस एंगल से फेंका गया उसको मैंने बोल दिया थीटा, और यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा एक, ये वाला कंपोनेंट होगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट को u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, ये u है तो ये हो जाएगा u cos थीटा, मतलब जो ux है विच इज इक्वल टू u cos थीटा, और जो uy है वो क्या हो जाएगा u sin थीटा। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्या है अपना x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है, यहाँ तक तो कुछ नहीं था। तो अपने को क्या पता है, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ x एक्सिस which is equal to 0, therefore velocity remains constant, velocity remains constant। ये भी मैं बता चुका हूँ, तो अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन क्या है 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, यही ना। अब क्या करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन चलो लगाते हैं हम। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, using second equation of motion, that is s which is equal to ut plus half at का स्क्वायर, फॉर किसके लिए। अब जब ये इक्वेशन लगाते हैं हम तो एक्सिस डिफाइन करते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए लगा रहे हैं कि वाई एक्सिस के लिए। तो हम इसको एक्स एक्सिस के लिए लगाते हैं क्योंकि अपने को ए एक्स का वैल्यू पता है। तो फॉर एक्स एक्सिस के लिए, फॉर एक्स एक्सिस, तो ये हो क्या जाएगा, एस विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एस एक्स विच इज इक्वल टू यू एक्स, टी का टी रहेगा प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अब देखो जो ए एक्स की वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे पुट करो ए एक्स का वैल्यू, तो यू टी एक्स प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी का स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो पूरा 0 हो गया, तो यू एक्स टी, तो यानी जो एस एक्स है विच इज इक्वल टू यू एक्स टी, यही रिजल्ट बताने के लिए मैं ये एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे आया क्या अपना, यहाँ पे देखो एक्स एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी इनटू टाइम। तब यहाँ पे सुनो, अगर न्यूटन्स का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे फॉर एक्स एक्सिस के लिए, तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एक्सिस का वो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एस एक्स विच इज इक्वल टू यू एक्स टी, तो एक्स एक्स क्या है यहाँ पे
विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, और यूएक्स अपने को पता ही है, तो इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो मैं बस यही आपको बताना चाह रहा था। तो ये सब बात हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, और एक क्वेश्चन देखा, और अभी तक ये हमने देखा जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब इसी में हम देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से फेंके और वो हवा में कितने टाइम तक है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसका हम फॉर्मूला अभी देखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में है उसका हम कैसे निकाल सकते हैं टाइम, यानी उसका हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो ये वन डायमेंशन के केस में भी आपने डिराइव किया होगा। जैसे आपने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा 9th का, तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में था। तो आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो अभी फिर से सेम वही रिपीट हुआ है, बस 2 डायमेंशन के लिए अभी डिफाइन हो गया, लेकिन मैं 1 डायमेंशन के हिसाब से भी बताऊंगा। तो मैं अभी इसको इरेज करता हूँ, अब आगे देखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में था। तो फ्लाइट का मतलब ऑब्जेक्ट कितने देर तक हवा में था। यहाँ मैंने इसे हिंदी में लिख दिया, ऑब्जेक्ट कितने देर तक हवा में था, तो वो होता टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। टी कौन सा, कैपिटल वाला। ठीक है, अब हम डिराइव करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बात चल रहा है, तो यहाँ हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर करते हैं। तो मान लो ये वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ये था वाई, ये अपना एक्स एक्सिस तो मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से उसका मोशन इस तरीके से हुआ, इस तरीके से। तो मान लो वो ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल स्पीड था वो यू था। बार अपने को वही करना हो रहा है, ये डायग्राम में बहुत बार बनाऊंगा, बता चुका हूँ। तो मान लो उसका जो इनिशियल स्पीड है यू है, और वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा यू एक्स विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और जो यू वाई होगा यहाँ पे ऐसे में लिखता हूँ, जो यू वाई है विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा। समझ रहे ना, यू वाई विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू एक्स विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो इसको समझने में अभी तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट को मैं बोल दिया ओ, और यहाँ इनिशियल पॉइंट को मैंने बोल दिया ए। काम करता हूँ दूसरे मार्कर से बनाता हूँ, थोड़ा सा ये दिखेगा अच्छे से। हाईएस्ट पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, और जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को फेंके उसको बोल दिया मैं ओ। अब आपको पता है, मुझे भी पता है, जो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, 0। तो यहाँ पे जो वी वाई है वो 0 हो जाएगा। इसको समझने में परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कैसे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे सोचो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अभी सुनो, जब अपने को टाइम निकालना होता था तो वहाँ पे हम क्या करते थे, न्यूटन्स का इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते थे। कौन सा वाला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा, v विच इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तब यहाँ पे वही करते हैं, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं और टाइम का फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो चलो अब वही करते हैं हम लोग। तो यूजिंग, तो पहले टाइम क्या करते हैं, ऐसा समझो, ये पूरा मोशन हो रहा है, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर मान लो मैं ओ से ए तक का टाइम निकाल लिया, तो अगर मैं 2 से उसको मल्टीप्लाई करूं तो इस पूरे मोशन का टाइम मिल जाएगा। तो मैं यहाँ ओ से ए तक का टाइम निकालता हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, फिर करते हैं हम। तो टाइम ऑफ ओ ए, टाइम ऑफ ओ ए का हम टाइम निकालते हैं।
इसमें हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, याद करो, v विच इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या पता है, वी वाई जीरो है, तो अपना जो न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन है अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर लगाऊं तो अपने को फायदा होगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो जो न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो जनरल में क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, v विच इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको मैं बोल सकता हूँ वी वाई विच इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, राइट। यही है न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसा ही देखो, v विच इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस y एक्सिस के लिए डिफाइन किया, इससे सब में y आ गया, तो वी वाई विच इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, अब अपने को क्या पता है, जो ये वी वाई है वो क्या है, जीरो, तो ये जीरो है। और यू वाई क्या है, यू साइन थीटा। अब ए वाई क्या होगा, ए वाई का मतलब क्या है, एक्सलरेशन बाय एक्सलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कौन सा एक्सलरेशन लगेगा, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट क्या ऊपर जा रहा है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी क्या उसको नीचे खींच रही है। तो मान लो अगर ग्रेविटी नीचे गिरी है, उसको अपोज करिए, तो जो ऊपर जा रहा है उसको वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन तो पता है, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रहा है तो मान लो उसको मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, और अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। तो जो ए वाई है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। तो अब वी वाई क्या है, जीरो। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, प्लस ए वाई प्लस का पहले प्लस लिखता हूँ। ए वाई क्या है, ए वाई माइनस जी हो जाएगा, मैंने बताया अभी, और टी का टी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। अब ये जी टी इस साइड ले लो, तो जी टी विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा, राइट। अब ये जी को यहाँ पे भेज दो, तो टी बराबर यू बाई जी साइन थीटा हो गया। तो ये अपना निकल गया फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, फॉर्मूला निकल गया। लेकिन ये अभी पूरा अच्छे से फॉर्मूला नहीं निकला है। यहाँ पे देखो मैंने टी से डिनोट किया, कैपिटल टी से, लेकिन ये स्मॉल टी आया, मतलब ये आधा टाइम आया। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम अपने को मिल जाएगा। तो ये काम कर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा काम। जो तो कैपिटल टी है विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u बाई जी साइन थीटा, 2u बाई जी साइन थीटा। तो यही है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। तो अभी से आप सब लोग याद रखोगे, टाइम विच इज इक्वल टू 2u बाई जी साइन थीटा इन केस ऑफ 2D। ये 2D मोशन है ना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है कौन सा, 2D मोशन है, 2 डायमेंशन वाला प्रोजेक्टाइल है 2D। तो ये क्या है, इन 2D के केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो क्या होता है, 2u बाई जी साइन थीटा। अब अगर आप पूछोगे तो 1D केस में क्या होगा, खुद से सोचो। 1 डायमेंशन के केस में जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 1 डायमेंशन के केस में क्या हो जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट को हम एंगल से नहीं फेंकेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम सीधा फेंकेंगे। अगर सीधा फेंकेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये पता चल गया थीटा 90 डिग्री है, तो अब इसमें थीटा वैल्यू पुट करो, थीटा 90 है तो साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो 1D के केस में हम बोल सकते हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट है विच इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1, तो 2u बाई जी। तो यहाँ पे मैंने आपको 1D का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बता दिया। तो टाइम विच इज इक्वल टू 2u बाई जी हो जाएगा, किसके केस में, 1 डायमेंशन के केस में। तो अभी अपने को मोशन प्लेन पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपने को टाइम विच इज इक्वल टू 2u बाई जी साइन थीटा ये ज़्यादा काम आएगा। तो ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। तो 1D केस में टाइम हो जाएगा 2u बाई जी, 2 डायमेंशन केस में टाइम हो जाएगा 2u बाई जी साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपको पता होगा, अभी आपको पता चला होगा कि अगर कोई मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कोई सा ही मोशन। तो यहाँ पे अगर ऐसा मोशन ना हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और नीचे आ जा रहा है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u बाई जी
साइन थीटा वहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट स्पेशली हो जाएगा 2u/g, यहीं तक रहेगा। तो 2 डायमेंशन अभी चल रहा है तो यहाँ पे साइन थीटा एक्स्ट्रा आ गया, तो अभी से आप याद रखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T विच इज इक्वल टू 2u/g साइन थीटा, 2u/g साइन थीटा। आई होप आपको अभी ये याद हो गया होगा। तो अब चलो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अच्छे से अपने को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं पहले तो हाईलाइट कर दूं। ये क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी के अकॉर्डिंग। अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक बॉल है जिसको एंगल ऑफ 30 डिग्री एंगल से फेंका जा रहा है विथ इनिशियल स्पीड उसका मान लो 40 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। तो अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे निकालो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल। जो बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या हो जाएगा, यानी अपने को यहाँ पे कैपिटल T निकालना है, ये पता चला। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो कुछ है नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। क्या है, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। किसी एक बॉल को 30 डिग्री एंगल पे फेंका जा रहा है, कितने स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहे हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यानी जो वो बॉल है वो हवा में कितने टाइम तक रहेगा। तो फॉर्मूला लगाओ। इसके पहले देख लो गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अंडरस्टैंडिंग करो, हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ है मतलब जो थीटा है इसका मतलब 30 डिग्री है, राइट। गिवन दिया है इनिशियल स्पीड को मैंने बोला था यू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये तो अपने को दिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट टी निकालना है, टी का फॉर्मूला लगाओ, टी विच इज इक्वल टू क्या है, टी 2u/g साइन थीटा, 2u/g साइन थीटा। क्यों यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2u/g साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन है वो एंगल पे हो रहा है, 2 डायमेंशन मोशन हो रहा है। इसका मतलब ये पक्का 2D प्रोजेक्टाइल होगा, इसलिए 2u/g साइन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होता तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाता बल्कि 2u/g लगाता। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 तो 2 रहेगा, u का वैल्यू क्या है 40, साइन थीटा, साइन लिखो, थीटा कितना है 30 डिग्री, डिवाइड बाई जी का वैल्यू तो अपने को पता ही 10 होता है। तो इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 40, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो 1/2 ऊपर हो गया, जी का वैल्यू तो नीचे 10 है। और इसको सोल्व करें तो 2 से 2 कैंसल, तो 40/10, तो 40/10 मतलब जो आंसर ही कितना आ गया 4 सेकेंड्स। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है 4 सेकेंड। लास्ट में यहाँ पे आंसर करके लिख सकते हैं, देयरफॉर आंसर है अपना टी विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो जो ये बॉल है वो 4 सेकेंड तक हवा में रहेगा। तो कितना आसानी से हमने पता कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है, टाइम विच इज इक्वल टू 2u/g साइन थीटा, टाइम विच इज इक्वल टू 2u/g साइन थीटा। तो आई होप आपको यहाँ तक अभी कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया कैपिटल T। अब इसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी अगर इस तरीके का मोशन हो, किस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यानी जो ये वो बॉल या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो कितने मैक्सिमम हाइट तक ग्राउंड से गया हो। इसको फाइंड करने के लिए इसका एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, मैक्सिमम हाइट के बारे में देखते हैं। मैक्सिमम हाइट
मैक्सिमम हाइट, तो जो मैक्सिमम हाइट है उसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन लूँगा, कौन सा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए फिर से वही डायग्राम, मैंने बताया नहीं, डायग्राम में बहुत बार बनाऊंगा। तो ऐसे इसको आगे, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से चला और जाके नीचे गिर गया ये। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है और ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। ये अपना एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग इसको बोलते हैं यू एक्स विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट कैसा, मान लो ये है मैक्सिमम हाइट, मान लो इसको मैंने बोल दिया मैक्सिमम हाइट, या फिर ये मैक्सिमम एकदम हाईएस्ट पॉइंट है, ये तो पता है ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है और ये क्या है, ग्राउंड है। मान लो यहाँ से कोई इंसान खड़ा है और ये बॉल को फेंका, तो ये तो ग्राउंड है। तो ग्राउंड से ये मैक्सिमम हाइट का जो भी डिस्टेंस होगा उसका हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो ये अपना क्या है, मैक्सिमम हाइट, यानी ये एस वाई विच इज इक्वल टू एच है। डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो एस वाई विच इज इक्वल टू कैपिटल एच। तो अपने को यही फाइंड करना है, एस वाई फाइंड करना है। तो अब यही था अपना मैक्सिमम हाइट। जो प्रोजेक्टाइल जहाँ मोशन हुआ है वहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक का जो भी बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो आपको ये पता चला होगा किसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो ये अपना मैक्सिमम हाइट। अब इसका हम फॉर्मूला कैसे निकाले मैक्सिमम हाइट का, कि ऑब्जेक्ट कितना ऊपर तक गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यहाँ भी हम न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट में मैं न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था। और यहाँ पे हम न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालना है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे एस निकालना है। तो एस कैसे निकलेगा अच्छे से, न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। उसको पहले यहाँ पे मैं पहले से कंसिडर कर लेता हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसको बोल दिया मैंने हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट इसको मैंने कह दिया। तो कह दिया तो इसका मतलब यहाँ पे जो वाई एक्सिस का वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा। तो वी वाई बराबर जीरो है। कोई तकलीफ, कोई दुख, कुछ समस्या नहीं होगी इसको समझने में। तो वी वाई विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तब यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यूजिंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं न्यूटन्स का। तो न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी विच इज वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो यहाँ पे फिर से हम वाई एक्सिस के लगाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस में अपने को कुछ पता है। तो वी स्क्वायर मतलब वी वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/s/y, यही हो जाएगा। इसको वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ऐसा भी बोल सकते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में लगा रहा हूँ तो सब में वाई आ गया। वैल्यू पुट करते जाओ और एक रिलेशन मिलेगा, अगर फॉर्मूला तो मिल ही जाएगा। तो वी वाई का स्क्वायर है तो वी वाई जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो होगा। यू वाई स्क्वायर, यू वाई यू साइन थीटा है, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2 रहेगा। ए वाई तो मैंने बताया था -g हो जाएगा। और एस वाई यहाँ क्या है, एच है, क्या है एस वाई, क्या है एच है। यहाँ पे मैं एच लिख दिया, यही एच अपने को निकालना है। तो जीरो विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 इंटू -g, तो ये क्या हो जाएगा -g/h हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, ये इसको यहाँ पे ला दो, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो 2gh विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो जो ये h है वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया।
तो यही आ गया ना अपना, क्या चाहिए था, एच निकालना था, एच आ गया, तो यही तो है फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का, आ गया अपना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो आई होप ये भी आसानी आपको लगा होगा। बस न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है और अपने को ये एक्सप्रेशन निकालना है। तो आपको ये सब नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है, एच विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा। ये कब, 2D के लिए, किसमें, इन 2D, इन 2D, 2 डायमेंशन के लिए डिफाइन होगा। तो अब 1D के लिए कैसा हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री पुट करो, जो बचा वो 1D का फॉर्मूला हो जाएगा। तो एच विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि साइन 90 पुट करेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो एच विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, ये एक फॉर्मूला आ गया किसके लिए, इन 2D के केस के लिए, इन 1D के केस में, सॉरी इन 1D के केस में। तो 1 डायमेंशन के केस में हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे यू बाई यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्लिक मोशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एच विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो मैक्सिमम हाइट इसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो ये आपको पता चला होगा कैसे हम इसको निकालेंगे। तो इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक्सप्रेशन अपना निकल के आ जाएगा। याद क्या रखना है, जो मैक्सिमम हाइट होता है एच, कैपिटल एच विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो अब चलते हैं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि ये भी अच्छे से अपने समझ जाए। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। यहाँ पे अपने मन से क्वेश्चन लेता हूँ, अ फुटबॉल बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the horizontal and its projection speed is 60 मीटर पर सेकेंड। ये है, फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब कैपिटल एच निकालना है। तो ये फॉर्मूला मैंने अपने मन से बनाया है, क्या है, अ फुटबॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक फुटबॉल है, उसको फेंका गया 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ, और उसका जो प्रोजेक्शन स्पीड मतलब इनिशियल स्पीड क्या लिया, 60 मीटर पर सेकेंड है। तो उसका मैक्सिमम हाइट निकालना है। मतलब अपने को ये पता करना है कि जो ये फुटबॉल है वो कितना हाइट तक जाएगा। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या क्या दिया है अपने को, थीटा कितना है 45 डिग्री, और प्रोजेक्शन स्पीड मतलब u विच इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच विच इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा। तो अब वैल्यू पुट करो, u का वैल्यू कितना है 60 है, तो 60 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन 45 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। फिर डिवाइड में क्या है 2g है, तो 2g को 2 ऐसे, g का वैल्यू क्या होता है 10। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होएगा, 60 है तो 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600 इंटू साइन 45 का होल स्क्वायर, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। फिर इससे ये कैंसिल, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 180 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 90 मीटर।
तो 90 मीटर अपना एच निकल के आ गया। तो जो फुटबॉल है वो 90 मीटर हाइट तक ऊपर जाएगा। तो ये मैंने आपको अपने मन से क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर भी आ गया, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो अब फुटबॉल इज थ्रोन एट एंगल, ये वगैरह वगैरह ये सब था। यहाँ पे हम एच का फॉर्मूला लगाए और मैक्सिमम हाइट निकल के आ गया। तो यही है अपना मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ फुटबॉल। जो फुटबॉल है उसका ये मैक्सिमम हाइट। तो आई होप आपको समझा होगा किस तरीके से हमें फॉर्मूला लगाना है और कैसा क्वेश्चन रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कैपिटल आर, मतलब अभी मैं बताता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, वही देखते हैं हम आगे। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो नाम देख के क्या पता चल रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी सुनो, ऑब्जेक्ट कितने दूर जाके गिरेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया वो कितने दूर जाके गिरेगा, एक्स एक्सिस के हिसाब से कितने दूर जाके गिरेगा, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज। जैसे कोई बॉम्ब है, से सुने हो ना कि जो बॉम्ब का जो रेंज है वो डैश डैश किलोमीटर है, मतलब उसको, वो बॉम्ब को उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर पॉइंट से फेंके तो कितने दूर जाके गिरेगा, तो जो वो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस का वही होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो इसको आर से हम डिनोट करते हैं। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब, इसको मैं बनाता हूँ वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस। तो ये मान लो एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, जाके नीचे वो गिर गया, फेंकने का जो स्पीड था यू था, एंगल थीटा बनाया, और इसका जो यू एक्स कॉम्पोनेंट है ये यू कॉस थीटा हो जाता है, और जो यू वाई कॉम्पोनेंट है यू वाई कॉम्पोनेंट विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यही होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, जो वी वाई होता है वो 0 होता है, ये पता है। तो मैं यहाँ पे रेंज किसको बोल रहा हूँ, जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको ही तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, आर बोल रहा हूँ। तो ये जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस का, मान लो ये इतना डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है एस एक्स है, विच इज इक्वल टू आर, तो वही तो आर है, जो एक्स एक्सिस का जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको हम आर बोलेंगे। यानी अपने को निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो क्या है, एस एक्स है, यानी इसका मतलब यहाँ तो अपने को ये तो पता चल गया कि यहाँ पे न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, वही निकालते हो, फॉर्मूला डिराइव करते हैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपने क्या निकालना है, एस एक्स निकालना है। तो एस एक्स विच इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, एस एस एक्स क्या है, आर, तो यही अपने आर निकालना है। यू एक्स टी है, तो जो यू एक्स है उसका वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, टी का टी हो जाएगा, मतलब ये टी क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, प्लस हाफ ए एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इंटू टी का स्क्वायर। तो ये अपना पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, राइट। तो बचा क्या यहाँ पे, जो रेंज है आर विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी बचा। तो आर विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u बाई जी साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैंने पुट किया। अब इसको सॉल्व करो तो रेंज मिल जाएगा। तो ये एक u और एक ये u, 2u और u मल्टीप्लाई में 2u स्क्वायर, जी का जी। अब देखो एक काम करो, इसको 2 यहाँ पे ऐसे कर दो, 2 अभी भी है, तो u स्क्वायर बाई जी, 2 साइन थीटा कोस थीटा बचा। अब आपको पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा का मतलब क्या आता है, साइन 2 थीटा, मैथ में तो पढ़ा ही होगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है ना 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो अपना जो रेंज है वो क्या निकल के आ गया, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। तो यही है अपना हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। तो अभी से आप ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला याद रखो, यही है अपना हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज क्या, आर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी।
तो आई होप आपको समझा होगा ये हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ऑब्जेक्ट कितने दूर जाके गिरेगा एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट ही होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये अपना फॉर्मूला आएगा। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूला देखा टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज इसको हम बोलते हैं कैपिटल टी, तो कैपिटल टी विच इज इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा, और मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच, तो कैपिटल एच विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा। और ये तीसरा अपना रेंज आर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो 3 फॉर्मूला अभी देखा, आपको इसी तरीके से तीनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन भी लिया, तो अब इसका तो मैं क्वेश्चन ही ले पाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब इसमें एक रिलेशन होता है हॉरिजॉन्टल रेंज का और मैक्सिमम हाइट का, वो रिलेशन देखते हैं और वीडियो को बंद करते हैं। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला और एक्सप्रेशन। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब रिलेशन बिटवीन एच एंड आर देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, रिलेशन बिटवीन एच मतलब मैक्सिमम हाइट एंड आर मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, तो यहाँ पे आपको एच का फॉर्मूला पता है। एच क्या होता है? मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है एच। और आर का फॉर्मूला भी पता है, आर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता है। दूसरा, अब एक काम करो, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना, तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड 2 फ्रॉम 1, यहाँ पे इस तरीके करता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा एच बाई आर विच इज इक्वल, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो पहले ऐसे लिख दो, ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा। अब ये डिवाइड में तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जी ऊपर चल जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, आर का जो भी एक्सप्रेशन है साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे कैंसल आउट करो, जी से जी खत्म और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, बचा क्या यहाँ पे देखो, एच बाई आर विच इज इक्वल टू क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे क्या बचा, 2 बचा इंटू, अब यहाँ पे क्या 1 डिवाइड बाई साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ पे यही वाला एक्सप्रेशन अभी यहाँ लिखते हैं हम, नीचे जगह भर गया। तो एच बाई आर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा। देख लो अभी तक क्या आया, यही आया ना, ये सब तो आया है। अब फिर से कैंसिल आउट होगा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे एक साइन, ये साइन से खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, एच बाई आर जो बचा वो लिखो, ऊपर क्या है साइन थीटा डिवाइड बाई 2, यहाँ पे इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाते हैं टेन थीटा, तो एच बाई आर विच इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4। तो यही रिलेशन होता है क्या, एच बाई आर विच इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4। कितने अच्छे तरीके से इसको बोल सकते हैं, एच बाई आर विच इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4। तो यही है रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। तो यही अपना रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। तो आई होप आपको आज मैं जितना टॉपिक कराया सब क्लियर हो गया होगा। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, मैक्सिमम हाइट देखा, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट और ये रेंज। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल रेंज देखे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उसके आएगा टॉपिक देखेंगे, सेम रेंज कॉन्सेप्ट वो सब जो आपको दिया वो सब देखेंगे। तो आप मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।